Hello everyone, welcome back and today we are going to discuss about question number 40. अब क्वेश्चन नंबर 40 से 57 तक आपके 70% क्वेश्चंस होमवर्क वाले रहेंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। जहाँ जहाँ भी नई नई चीज़ें आते हैं वहाँ हम देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज लाइक दिस: अ हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज a diagnostic machine costing 80,000. एक सेकंड। हाँ, a diagnostic machine costing 80,000 रुपीज़। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल क्या खरीदना चाहता है सर? एक डायग्नोस्टिक मशीन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 80,000 रुपये तक है। अब ये डायग्नोस्टिक मशीन जो है ये चलेगी तकरीबन 8 साल तक और उसकी, ध्यान देना आपकी स्टार्टिंग की, अच्छा ये क्या है अपना, आगे आ गया ये। हम्म 80,000 की मशीन आज खरीदेंगे, 8 साल तक ये चलेगी, ठीक है। एंड हैज़ एन एक्सपेक्टेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ 6,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। सो यहाँ से लेके 8 साल यहाँ है तो हम 80,000 का खर्चा यहाँ करेंगे, 6,000 रुपये यहाँ मिलेंगे। तो टर्मिनल और इनिशियल कैश फ्लोज आपको पता चल गई। एंड हैज़ एन एक्सपेक्टेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन, उसको खर्चा लगेगा, मेंटेन करने का जो खर्चा है वो है 7,500। तो हर साल 7,500 जाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यूज ऑफ 40,000 पर ईयर। 40,000 सर आएंगे। प्रेजेंटली अभी क्या हो रहा है, जब तक हमने मशीन नहीं खरीदी तो ये काम कैसे चलता आ रहा है? प्रेजेंटली वी आर आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क। हम क्या करते थे अभी तक? डायग्नोस्टिक का जो काम था ये हम आउटसोर्स करते थे। आउटसोर्स करते थे तो कोई तीसरी पार्टी हमारे हॉस्पिटल में आती थी, जो पेशेंट होते थे उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती थी, पेशेंट से पैसे लेती थी, लेट्स से 100 रुपए। अब उस 100 रुपए उस थर्ड पार्टी ने किसकी वजह से कमाए? हमारी वजह से कमाए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल ने उनको अलाउ किया यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो सीधी सी बात है कि भैया वो पैसा कमा रहे हैं हमारी वजह से, तो हम कमीशन मांगेंगे। तो हम कमीशन लेते थे 100 रुपये पे, कुछ ऐसा परसेंटेज होगा। सो टोटल जो कमीशन होता था, अर्निंग कमीशन, वो 12,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्सेस है। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट ऑफ टैक्सेस। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम बिफोर टैक्सेस मानते। सो इस चीज़ का कंसिडरेशन आखिरी में हम करेंगे। अब ध्यान दो क्या निकालने बोला है? वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल, क्या ये फायदेमंद होगा इस अस्पताल के लिए टू परचेज द मशीन, ये मशीन खरीदना। गिव योर रिकमेंडेशन अंडर एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। दो चीज समझिए, हॉस्पिटल अभी तक आउटसोर्स करता था, कोई और थर्ड कंपनी आके ये सर्विसेज देती थी और इससे हम सिर्फ 12,000 रुपये पर मंथ कमाते थे, ठीक है, पर एनम कमाते थे नेट ऑफ टैक्सेस। अगर अब हम उससे ज़्यादा कमा पाएँ तो मशीन खरीदना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब हम ये आउटसोर्सिंग का काम बंद करके मशीन लेके आएंगे और हम खुद सर्विसेज देंगे। लेकिन इतना आसान तो होता नहीं। मशीन लाने का खर्चा, फिर उसको चलाने का खर्चा, ऑपरेटिंग इनकम आएगी और लास्ट में आपकी सैल्वेज वैल्यू आएगी। इन सब को लेके देखो। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको 12,000 से ज़्यादा कमा के दिखाना है। इसका मतलब आपका जो इस मशीन को लाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 12,000 रुपये। मतलब 12,000 रुपये का नुकसान भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि आप इस मशीन की वजह से वो 12,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, उन्होंने जो एनपीवी मेथड बताई उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया क्या? अच्छा, नीचे में उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के दिए, यानी 10% से हमने उसको डिस्काउंटिंग करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 40 ही है ना? 41 नहीं, सॉरी 41 तो होमवर्क जाएगा आपको। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ सर? एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू हम कितना कमाएंगे? 40,000 हर साल, ठीक है। 40,000 का रेवेन्यू है। उसके बाद में हमारा खर्चा है 7,500 का हर साल, लेस कॉस्ट 7,500।
उसके बाद इन्होंने डेप्रिसिएशन का कुछ दिया नहीं है, ना ही टैक्स का कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसमें एक चीज़ मान के चलूँगा, ये फिगर मिसिंग है। यहाँ पे आप टैक्स रेट अज्यूम कर लो 30%। वाई? जब ये क्वेश्चन पीएम में पूछा गया था तो इसमें उन्होंने टैक्स रेट नहीं दिया, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है 41, जो आपको मई 14 में 8 मार्क्स का आया था। और अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो अज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 30% उन्होंने लिखा है, यानी कि आप एक अजम्पशन लेके चलो। ठीक है सर, इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में भी अजम्पशन ले रहा हूँ। आप नहीं भी लोगे तो डेप्रिसिएशन इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अब मैं डेप्रिसिएशन इग्नोर नहीं करूँगा। डेप्रिसिएशन कितने की मशीन पड़ी सर मुझे? ध्यान दो, मशीन पड़ रही है 80,000 की। जो सैल्वेज वैल्यू है, हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मानेंगे। 80,000 की मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू 6,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है उसकी 8,000, तो सॉरी 8 साल डिवाइडेड बाय 8 अगर करोगे तो 9,250 का डेप्रिसिएशन आता है हर साल का। अब आपका ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट्स 23,250। उसके बाद में आप टैक्स माइनस करोगे 30% पे, दैट्स 6,975। उसके बाद में आएगा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,275। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज हमारे लिए काम किए तो डेप्रिसिएशन हम वापस ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ उस पर क्या निकालना था, टैक्स सेविंग। 25,525। ठीक है, ये आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज है लेस। अब एक चीज़ और अपन करेंगे, जो हर साल आपको नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ कमीशन। जो आपको कमीशन मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, और ये कमीशन आप 12,000 का यहाँ पे लोगे आफ्टर टैक्स में से। क्यों? क्योंकि जब जहाँ पे 12,000 आपका लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, वो उन्होंने नेट ऑफ टैक्सेस बताया है, यानी कि आफ्टर टैक्स फिगर है 12,000। अगर ये नेट ऑफ टैक्सेस नहीं होता तो ध्यान देना मैं क्या करता, मैं यहाँ पे तीसरा लाइन आइटम जोड़ता और यहाँ 12,000 आपका माइनस करता। आ रही बात आपको समझ में? वो जो रेड में मैंने लिखा है बिफोर टैक्स, और सारा कैलकुलेशन करता सेम टू सेम। बट क्योंकि नेट ऑफ टैक्सेस लिया तो हमने वहाँ नहीं और आखिरी में लिया। सो अब जो हमारे टैक्स बच रहा है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, वो है दैट्स 13,525। हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। जो नुकसान हो रहा है वो भी कंसिडर करना ज़रूरी है। कैपिटल बजटिंग हो या फाइनेंस हो, जो पैसा आने वाला था अब हमारे किसी डिसीजन की वजह से नहीं आएगा, उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो पैसा चला गया। आपको मैं 10 रुपये देने वाला था, अगर मैंने नहीं दिया इसका मतलब आपका नुकसान है कि नहीं 10 रुपये, वो फाइनेंस में कंसिडर करना ज़रूरी है, भले ही आप अकाउंटिंग के लिए उसको कंसिडर नहीं करते। सो ऑपरेशनल कैश फ्लोज आपकी आ गई। अब देखो एनपीवी निकालेंगे हम। ठीक है, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। सो पहले 8 साल में आपका हर साल कैश फ्लो होगा 13,525 का, जिसका फैक्टर 8 साल का टोटल लेना पड़ेगा। फिर 8वें साल में आपको सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, कितनी है सैल्वेज वैल्यू? 6,000। 6,000 की सैल्वेज वैल्यू, बस ये दोनों की कर लो टोटल, लेस 0th ईयर में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा 80,000 का, तो उसका तो फैक्टर 80,000 ही होता है। 8 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टोटल 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 प्लस 0.564 प्लस 0.513 और प्लस 0.4
67, सो दैट्स, अरे रे 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 रे, मैंने गलत कैलकुलेशन किया। 0.909 प्लस पॉइंट 0.909 प्लस पॉइंट, अरे रे बटन ही नहीं दब रहे। $5.334, ठीक है। $72,142, और लास्ट ईयर का जो फैक्टर है वो है 0.467, $2,802। टोटल आता है सर 74,944, और एनपीवी हो गया आपका -5056। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 74,944 डिवाइडेड बाय 80,000, .9368। दिस इज योर एनपीवी, दिस इज योर पीआई। अब आप बोलो, क्या ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Whether it would be profitable for the hospital to purchase the machine? No, it is not profitable for the hospital to purchase the machine, क्योंकि 12,000 रुपये का जो हमको नुकसान कमीशन हो रहा है उससे कम हमको यहाँ पे फायदा हो रहा है। सो सिंस द एनपीवी इज नेगेटिव, और पीआई इज लेस than 1, since the NPV is negative or PI is less than 1, hospital should not purchase the machine. सिंपल। एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि कहीं गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो कभी भी डाउटफुल होता है सही है या गलत है। देखो 5055 नेगेटिव आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, आपको ये चीज़ समझी क्या? आपको एक जगह दिक्कत गई होगी तो वो 12,000 का जो एडजस्टमेंट है, आप एक काम करो उस 12,000 के एडजस्टमेंट को छोड़ दो, और अगर आप इसको 12,000 के एडजस्टमेंट को छोड़ के अगर कैलकुलेशन करते तो सर क्या आता? ध्यान दो, अगर 12,000 माइनस नहीं करते तो आपको समझ में आ रहा है ये जो 13,525 है ये 12,000 से बढ़ जाता है, यानी हम कितना लेते? 25,525 लेते। लेके देखो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 25,525 इंटू आप क्या करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते 5.334, ठीक है। ये आ गया 136,150, इसमें ऐड कर दो 2802 का आपका सैल्वेज वैल्यू, ये आ गया सर आपका 138,952, इसमें से माइनस कर दो सर 80,000 का आपका स्टार्टिंग जो आपने खरीदा। सो अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 58,952। ध्यान देंगे एक चीज़ पे जो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, ये नए मशीन लाने की प्रेजेंट वैल्यू है 58,952, लेकिन अगर ओल्ड मशीन चालू रखते तो आप हर साल कितना कमाते? 12,000। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर ये 58,952 को मैं 12,000 से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। तो आप एक काम करो, 58,952 की इक्वल वैल्यू हर साल की डिवाइड कर दो
8 साल में, कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर, हमने पढ़ा था कि कॉस्ट को, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमको इक्वेटेड एनुअल अमाउंट मिलेगी या कॉस्ट मिलेगी। तो हम 58,952 को क्या करेंगे सर, हम 58,952 को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, जो कि है 5.334। तो ये आता है 11,052 रुपये। यानी कि आप यहाँ पे कितना कमा रहे हो, 11,000। अब आप बताओ क्या डिसीजन रहेगा? 12,000 कमीशन से मिल रहा है और इतनी मेहनत करके 11,000 हर साल कमाना फ़ायदेमंद है क्या? नहीं है। 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, बस वही चीज़ है। क्योंकि आपको 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है हर साल का, इसका मतलब हर साल 1,000 का नुकसान, यानी आज के टर्म में कितना, 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5.334, यानी 5,334 का नुकसान हो रहा है। वही हमारा नेगेटिव एनपीवी आ रहा था 5056। सो दिस इज व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। आप ये वाला लिख लीजिए, 2 मिनट के बाद में हमें अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अब। क्वेश्चन नंबर 41 सेम टू सेम है, सिर्फ 40 नंबर का क्वेश्चन पीएम का है, 41 का क्वेश्चन एग्जाम का है, बाकी कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पे भी वही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अभी 15,000 का कमीशन कमाता है, ठीक है। कॉस्ट 80,000 की जगह 1,50,000 हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 7,500 की जगह 2,25,000 हो गई। रेवेन्यू जो 40,000 का था वो अब 7,90,000 का हो गया। सैलवेज वैल्यू जो 6,000 की थी वो अब 3,00,000 की हो गई। जो लाइफ 8 साल की थी वो 5 साल की हो गई। इसके बाद में 30% टैक्स रेट है और स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने डिप्रिशिएशन करके वही चीज़ गिव योर रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। आंसर स्लाइड्स में मिलेंगे आपको। इसके बाद ध्यान दो, 42 होमवर्क, ठीक है, 43 होमवर्क, 44 होमवर्क। अब एक ध्यान दो, 42 और 43 ऑलमोस्ट सेम है। मशीन है 1 2, 5 साल ये चलेगी, 6 साल वो चलेगी। वैसे ही यहाँ पे मशीन है 1 2, 5 साल चल रही है। ऑलमोस्ट सेम चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालना है सर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 43 में। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 42 में, तो पहली लाइन पढ़ो, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ईच प्रोजेक्ट। हर चीज़ हम देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना। और क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्या अच्छी है, एनुअल जो कैश फ्लोज है वो सेम है हर साल, तो आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी जाएगी। सो 42 43 आपने लिए होमवर्क। अब आते हैं सर 44 पे। सर आप 44 भी होमवर्क दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? 44 भी अब ध्यान दो, आपने अगर देखा होगा तो एक मशीन चल रही है 3 साल और एक मशीन चल रही है 2 साल वाला क्वेश्चन देखा। इसके बाद आप इसमें इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकालते हो। कैसे निकालते हो? जो भी प्रेजेंट वैल्यू आई है टोटल, उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको ईएसी मिलेगी, यानी हर साल की कॉस्ट मिलेगी मशीन चलाने की। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि चलो ठीक है, हमने कौन से मशीन चूज़ करनी चाहिए। ये जो मेथड है इक्वल एनुअलाइज क्राइटेरिया जो है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब दो ऑप्शन जिसमें से हमको एक चूज़ करना है उनकी लाइफ जो है अनइक्वल होती है। सो यहाँ पे एक की लाइफ 3 साल, एक की लाइफ 2 साल है, इसीलिए हमको ये दिक्कत जाएगी। तो इसलिए हम कैलकुलेशन वैसा कर रहे हैं। 45 पूरा का पूरा क्वेश्चन काट दो। क्यों? क्योंकि 45 नंबर का क्वेश्चन जो है ये सर वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया ही होगा। तो ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन गलती से हमारे इसमें आ गया था।
इसके बाद आती है सर 46 46 में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। 5 साल दिए है, स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो 20-20 2-2 लाख का आउटफ्लो है और फिर इनफ्लो है। निकालना क्या है, निकालने यही सारी चीज़ें, नहीं निकाल सकते क्या बताओ। डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और एनपीवी। डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको 10 साल दिए हुए हैं, 10 साल में नेट कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में जो आउटफ्लो हो रहा है वो है 80 लाख का, उसके बाद ये सारे इनफ्लो दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, पे बैक पीरियड, 10% का डिस्काउंटिंग रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% से और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 10% से। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है आपको 10% और 15% के फैक्टर्स को चूज़ करके। यहाँ पे एक आर ऐड कर दो, बहुत ही आसान, सारे के सारे। 48 अगेन आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी वही सब चीज़ें निकालनी है। आप अगर ध्यान दोगे तो ये 48 टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ 48 कौन से टाइप का क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आपको ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि नहीं किया हमने कुछ भी। 48 नंबर का क्वेश्चन अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमने किया था, जिसमें एनुअल कैश फ्लोज, यूजफुल लाइफ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया था और पूछा क्या था उन्होंने, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, पे बैक पीरियड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नेट प्रेजेंट वैल्यू। 27 और इसमें भी देखो आपको क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27। कहानी खत्म, 48 तक हम पहुंच गए। अब बात आती है सर क्वेश्चन नंबर 49 की, और ये क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगा। सो पानी पी लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वाले इस क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आरटीपी नवंबर 2013 का क्वेश्चन है। आइए सर पढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप। अच्छा मैं देखता हूँ अगर ये चालू होता है क्या। हमारा आईपैड भी पढ़ता है, पता है आपको। पहले आवाज़ बढ़ाने दो उसकी। Beta Limited receives $1,500,000 a year after taxes from an investment in an automatic plant that has 12 more years of service life. The company's required rate is 12%. Beta Limited can make improvements to the plant to raise its service life to 20 years and its annual after-tax cash flow to $4,800,000 per year. These investments would cost $21 million. With the improvements, the plant's value at the end of 12 years would rise from $750,000 to $7,500,000. Would the improvements produce a return satisfactory to Beta Limited? बस इनका हो गया क्वेश्चन खत्म। आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ देता हूँ और समझाता हूँ। बीटा लिमिटेड रिसीव्स 15 लाख अ ईयर आफ्टर टैक्सेस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन एन ऑटोमेटिक प्लान दैट हैज 12 मोर ईयर्स ऑफ सर्विस। बीटा लिमिटेड ने एक ऑटोमेटिक प्लांट डाला हुआ है, और ये जो बीटा लिमिटेड ने ऑटोमेटिक प्लांट डाला हुआ है, ये इसमें सारा काम ऑटोमेटिक होता है मैक्सिमम, और ये अगले 12 साल तक चलेगा। और इससे हमको आफ्टर टैक्स कितना पैसा मिलता है सर, 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपीस हमको मिलते हैं, 12 साल तक और हम चला सकते हैं। कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिससे हम डिस्काउंटिंग करेंगे वो है 12%। बीटा लिमिटेड कैन मेक इंप्रूवमेंट्स टू द प्लांट टू रेज इट्स। आप एक चीज ध्यान दो, कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, ये आता कहाँ से पता है? इतने सारे क्वेश्चन में आपने देख तो लिया, ये 12% और कुछ नहीं, हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, ये वो चीज़ है जो हमको हमारे पैसों पे खर्चा लगना है, वही हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहती है। बीटा लिमिटेड कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स टू द प्लांट। ध्यान दो, अभी मशीन जो लगाई है ऑटोमेटिक मशीन है, कितने साल चलेगी सर यहाँ से? 12 साल। हमको हर साल कितना पैसा देगी? 15 लाख रुपए। हम चाहे तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस प्लांट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर अगर हमने इम्प्रूवमेंट किया तो हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 48 लाख रुपीज़ हमको, सॉरी
हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कुछ, तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 2 करोड़ 10 लाख रुपए। दीज इन्वेस्टमेंट वुड कॉस्ट 2 करोड़ 10 लाख रुपए का आज इन्वेस्टमेंट करो, तो अगले 12 साल तक आपको हर साल कितना कैश फ्लो होगा, 48 लैक्स का। अच्छा, क्वेश्चन में ये चीज लिखी है कि बीटा लिमिटेड कैन मेक इंप्रूवमेंट्स टू द प्लांट टू रेज इट्स सर्विस लाइफ टू 20 ईयर्स एंड इट्स एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो टू 48 लैक्स पर ईयर। और ये इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है वो है 2 करोड़ 10 लाख। इनका बोलने का मतलब है अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो आप हर साल कितना कमाओगे सर, 15 लाख, ठीक है। और कितने साल तक चलेगी, 12। लेकिन अगर आप 2 करोड़ 10 लाख का खर्चा आज करते हो तो हर साल ये 15 लाख जो आप कमा रहे थे वो 48 लैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इतना आपको फायदा होगा, ठीक है। विद द इम्प्रूवमेंट्स द प्लांट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के अंत में ये प्लांट की जो वैल्यू है आप 7.5 लाख से बढ़ के 75 लाख तक हो जाएगी। यानी इसका मतलब समझो, जब तक यहाँ पे मैं उस डायग्राम टाइप में नहीं बनाऊँ ना तब तक समझ में नहीं आएगा ढंग से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। हम एग्जिस्टिंग मशीन या विदाउट इम्प्रूवमेंट लेते हैं, ठीक है। बारह साल, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 साल हो गए। ये 12 साल विथ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, क्वेश्चन में ना एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, उन्होंने लिखा 20 साल है कि लाइफ 20 साल तक हो जाएगी, यानी कि और आगे 8 साल चलेगा, लेकिन उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, डिसीजन लेने के लिए रिलेवेंस नहीं है। तो चलने दो, बहुत अच्छी बात है, चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब विदाउट इम्प्रूवमेंट जो है हमको आज कुछ नहीं देना पड़ रहा, लेकिन हर साल हम कितना कमाएंगे, 15 लाख। ये चीज़ समझो। और आखिरी में हम ये मशीन कितने में बेचने वाले थे, 7.5 लैक्स में। उन्होंने क्या बोला कि अगर इम्प्रूवमेंट करने की वजह से इसकी जो आखिरी में सैल्वेज वैल्यू है वो 7.5 से 75 पे चली जाएगी। और अगर हम इम्प्रूवमेंट करते तो सबसे पहले हमको 120 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। 2 करोड़ 10 लाख को बोलते हैं 210 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और जैसे ही आपने 210 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ये मशीन अब आपको 48 लाख रुपीज़ पर ईयर देगी। ये आपको फ़ायदा होगा। और इतना ही नहीं सर, ये फ़ायदा तो ठीक है, आप उसको एट द एंड 75 में बेच सकते हैं, 7.5 में नहीं 75 में आप बेच सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से। आगे देखो, वुड द इम्प्रूवमेंट प्रोड्यूस अ रिटर्न सेटिस्फैक्ट्री टू बीटा लिमिटेड। अब आपको क्या लगता है कि क्या हमने ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 12% का उन्होंने दिया हुआ है। 12% का अगर आप तीन चीज़ें लगेगी आपको। 12% का 0 पॉइंट पे 1 से 8 साल के लिए और 8 साल के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है। अब आपके पास में दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो सॉल्व कर लो कि विदाउट इम्प्रूवमेंट क्या आपकी एनपीवी आती है, विथ इम्प्रूवमेंट क्या एनपीवी आती है, दोनों में डिफरेंस निकाल लेना। अगर विथ इम्प्रूवमेंट एनपीवी ज़्यादा आ रही है तो गो फॉर दैट, ठीक है। सो हम ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट एनपीवी विदाउट इम्प्रूवमेंट, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% और प्रेजेंट वैल्यू 0, 1 to 8 और 8। 0th पॉइंट पे कोई कैश फ्लो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन ऑटोमेटिक वाली हमने लगा के रखी है पास्ट में, तो अभी कुछ पैसा नहीं देना। तो हर साल हमको 15 लाख मिलेंगे और आखिरी में हमको 7.5 मिलेगा और आफ्टर टैक्सेस दिया है।
1 डिवाइड बाई 1.12। अब हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है, ठीक है, 8 साल का। वन डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं मुझसे गलती हो गई, मैं 8 साल कर रहा हूँ तब से। 8 साल नहीं है ये, 12 साल है। एन्युटी फैक्टर में एक बार फिर से निकालूंगा। दिस इज कमिंग टू समथिंग लाइक 6.19 समथिंग आ रहा था, फिर से एक बार निकाल लेता हूँ। सो दिस इज कमिंग टू 6.194 और आखिरी इसका क्या था, पहले तो ये लिख लेते हैं 6.194 और आखिरी वाला जो था वो था आपका 0.257। ठीक है, करें मल्टीप्लाई अब। 15 इंटू 6.194 अगर आप करते हैं तो दैट इज़ 92.91 और 7.5 इंटू 0.257 अगर आप करोगे सो दैट्स 1.92 या 93 ले लो, राउंड ऑफ। सो 94.84 lakhs रुपीज़ इन लैक्स। यह है आपकी, अगर आप बिना इम्प्रूवमेंट करे ये मशीन चलाते हैं तो आज की टर्म में, आज की दिन में आप 94.84 लाख रुपीज़ कमाएंगे भी नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशंस से जो 12% है उसके ऊपर आपको 94.84 मिलेगा। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं एनपीवी विथ इम्प्रूवमेंट, तो ध्यान दो, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू। सो 0, 1 से लेके 12 और 12। अभी हमारे कितने पैसे जाएंगे सर? 210 लाख जाएंगे। और 0 पॉइंट का एन्युटी फैक्टर होता है 1, ये हो गया 210। फिर हमको हर साल कितने मिलेंगे? 48 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6.194 के एन्युटी फैक्टर से, और यहाँ कितने में बेचेंगे? 75.257 का फैक्टर। So this is coming to 297.31 and this is coming to 19.28. So total अगर हम करें $106.59 lakhs आता है। अब आप बताओ सर, इम्प्रूवमेंट किया तो 106.59 लाख्स की एनपीवी होगी, नहीं किया तो 94.84 लाख्स की एनपीवी होगी। तो आप कभी भी यही चाहोगे कि सर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बेटर है, ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है आपको यहाँ पे 94.84 से। ठीक है, सो विल गो फॉर द इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसी टर्म में हम जवाब देंगे। Would you recommend, would the improvements produce a return satisfactory to the Beta Limited? So Beta Limited should go for the improvements as NPV is higher in that case। ठीक है, आया समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन।
आई डोंट थिंक, ये तो मैं मतलब होमवर्क भी दे देता तो ईजी था काफ़ी, बट इसमें आप कंफ्यूज हो जाते कि 20 साल का सर हम क्या करें, 12 साल का हम सर क्या करें, एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, डन। कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिख लीजिए, ये वाला पार्ट मैं आपको छोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये तो पार्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50 हाँ ध्यान देंगे। होमवर्क रहा तो आप करेंगे, नहीं तो मैं। अ मशीन परचेज्ड 6 ईयर्स, आप ध्यान दे दो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है सर अब हम ये कर सकते हैं या नहीं। अ मशीन परचेज्ड 6 ईयर्स बैक्स फॉर 1,50,000 हैज़ बिन डेप्रिशिएटेड टू अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000। एक मशीन आपने खरीदी थी, एक मशीन आपने खरीदी थी 1,50,000 में, लेकिन 6 साल पहले खरीदी थी, और अब उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू जो है 90,000 हो गई है। It originally had a projected life of 15 years and zero salvage value. अब ये जो सेंटेंस है इसको आप फ्रेम कर लो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 50, आपने ना 6 साल पहले खरीदा था, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, आपने 6 साल पहले खरीदा था। उसकी ओरिजिनल लाइफ थी 15 साल की, तो 15 साल पहले हम निकाल लेते हैं, यानी कि और आगे कितने साल बाकी हैं, 9 साल बाकी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो इस तरह से ये 15 साल है, ठीक है। दिस इज 9 ईयर्स, दिस इज 6 ईयर्स, टोटल मिला के हो गए 15 साल। यानी 6 साल इस मशीन को यूज़ करते हुए हमें हो गया है, और अब 9 साल बाकी है, ठीक है। और अब 9 साल बाकी है। जब हमने ये मशीन खरीदी थी तो ये मशीन खरीदी गई थी सर 1,50,000 की। ये वैल्यू हमारे लिए आज कोई काम की नहीं, क्योंकि हम जो खड़े हैं वो है इस टाइम पे खड़े हैं, ठीक है, 6 साल के अंत में। 1,50,000 की खरीदी गई थी, और आज बुक में इसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होकर 90,000 हो चुकी है। यानी अगर आप ध्यान दोगे तो कितना डेप्रिशिएट हो गया, 1,50,000 में से 90,000 माइनस कर दो तो 60,000 डेप्रिशिएशन। 60,000 अगर डेप्रिशिएशन 6 साल में है तो लॉजिकली 10,000 का डेप्रिशिएशन हर साल होना चाहिए। सैल्वेज वैल्यू 0 है, यानी डेप्रिशिएशन की वैल्यू कितनी आती है आपकी, डेप्रिशिएशन बहुत ही सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएशन है, नीचे में लिखा हुआ भी है आखिरी में कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे रहेगा डेप्रिशिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, 0 सैल्वेज वैल्यू है, तो डेप्रिशिएशन कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट थी इसकी 1,50,000 की, सैल्वेज वैल्यू 0, और यहाँ पे लाइफ है 15 साल की। ठीक है, तो हमारा डेप्रिशिएशन हो गया 10,000 हर साल का। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। A new machine will cost 2,50,000 and result in a reduced operating cost of 30,000 per year for the next 9 years. The older machine could be sold for 50,000. अच्छा, ध्यान दो, अभी अगर हम नई मशीन खरीदें, ठीक है, नई मशीन अगर हम खरीदें तो नई मशीन खरीदने की जो कीमत है वो है
2,50,000 रुपये, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, जो कि रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ 30,000। सो 30,000 अब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ेगी अगले 9 साल तक। और उसके बाद ये मशीन हम बेच पाएंगे कितने में? 50,000 में। नहीं, ओल्डर मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 50,000। सो 50,000 में मैं ओल्ड मशीन बेच सकता हूं। ठीक है, 50,000 में ओल्ड मशीन बेच सकते हैं हम। सैल्वेज वैल्यू, अच्छा, the new machine shall also be depreciated on straight line method on 9-year life with a salvage value of 25,000। so new machine भी जो है, अब हम depreciation of old machine लेंगे, depreciation of new machine लेंगे, straight line method, cost minus salvage value divided by life। कितना खर्चा किया सर? 2,25,000 सैल्वेज वैल्यू 25,000, लाइफ कितनी बची है? सिर्फ 9 साल की। तो 2,50,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करोगे तो आपकी डेप्रिशिएशन जो है वो आएगा 25,000 का। ठीक है, आगे देखो। The company's tax rate is 50% and cost of capital is 10%. Determine whether the old machine should be replaced. Given present value of rupees 1 at 10% on 9th year is this. Present value of an annuity is 5.335. For 8 years क्यों दिया उन्होंने? 9 years का देना चाहिए था। चलो मैं कैलकुलेट कर लूँगा अलग से, लेकिन मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, आपको जो यहाँ पे लेना है वो इस तरह से है। आप अगर ये सब खर्चा करते हैं, आज 2,50,000 में नई मशीन लेके आओ तो आउटफ्लो हुआ आपकी कंपनी में। इनफ्लो क्या हुआ कि 50,000 में पुरानी मशीन आपने बेच दी। अब इसके बाद में हर साल आपकी जो मशीन चलाने का खर्चा आता था ओल्ड मशीन का, वो 30,000 रुपए से आपका खर्चा कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका खर्चा कम हो रहा है, यानी आपके कंपनी से पैसा कम बाहर जा रहा है, यानी कि ये जो 30,000 है ये कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और मेरे को लगा ये 30,000 रुपये खर्चा है, इनकम या इनफ्लो कहीं दिया हुआ होगा, लेकिन और कहीं कुछ नहीं दिया। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ 30,000 मतलब ये रिड्यूस्ड कॉस्ट 30,000 से आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। थोड़ी सी वर्डिंग्स या सेंटेंस जो है क्वेश्चन का वो सही नहीं है, क्योंकि उससे इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया होने की वजह से हम ये मान के चलेंगे। 0.25 सैल्वेज वैल्यू है। तो क्या क्या कैश फ्लो है ध्यान दो। सबसे पहले तो सर ये आपकी 1.5 लाख रुपए कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि आप खड़े हैं 0 पॉइंट पे। अगर आप रिप्लेस करते हैं मशीन को तो एनपीवी कितनी आएगी ये निकाल लीजिए। तो 3 हिस्सों में कैश फ्लो को बांट सकते हैं हम। एनपीवी ऑफ replacement option, year, particulars, cash flow, present value factor, present value। 0 पॉइंट पे न्यू मशीन की कॉस्ट लगेगी आपको कंपनी में, जो कि है 2.5 लाख के। ठीक है, ओल्ड मशीन आप यहाँ पे बेच दोगे, 2.5 लाख के तो जाएंगे आपके पैसे। ओल्ड मशीन जब आप बेचोगे तो 50,000 में बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, बुक्स में इस मशीन की कीमत कितनी है? बुक्स में इस मशीन की कीमत है सर 90,000 और आपने ये मशीन कितने में बेची? 50,000। तो बुक्स में एंट्री क्या होगी ध्यान दो, मैं आपको पहले तो साइड में लिख के बताता हूँ। बुक्स में एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे 50,000 से, ठीक है, और उसके बाद में लॉस डेबिट करोगे 40,000 से और फिक्स्ड असेट्स क्रेडिट करोगे 90,000 से।
ये होएगा एंट्री। तो आपको नुकसान कितना हुआ इस पे 40,000 का, और ये 40,000 का जो नुकसान है ये पैसा गया नहीं है कहीं पे भी। दिस इज नॉन कैश आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो इससे हमको क्या करना है सर, डेप्रीशिएशन भी एक तरह का नुकसान है लेकिन आउटफ्लो नहीं है। सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी आपका नुकसान है लेकिन आउटफ्लो नहीं है। तो सर इसका अगर आउटफ्लो नहीं है तो हमारे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है, क्योंकि इस पे टैक्स सेविंग होगी। ये जो 40,000 का नुकसान है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कम हो जाने की वजह से हमारे जो टैक्स का पेमेंट है वो कम आएगा, यानी कि लॉस की वजह से, लॉस ऑन सेल ऑफ टैक्स फिक्स्ड असेट्स की वजह से हमारी टैक्स में सेविंग होएगी। और क्योंकि हम मान के चलते हैं उसी टाइम पे हम उसको लेंगे, ओल्ड मशीन पुराने साल में डाल देंगे। सो टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सो 50% की टैक्स सेविंग होगी। किस पे सर, 90,000 बुक वैल्यू माइनस 50,000 में जो आपने ये मशीन बेची है, तो ये हो जाएगा 20,000 का टैक्स सेविंग। नेट में जो आपको कैश फ्लो आ रहा है वो है 1,80,000 का आउटफ्लो, एक एन्युटी फैक्टर है आपका, और 1,80,000 का आउटफ्लो। तो ये कुछ क्रिटिकल चीज़ थी और ये चीज़ है समझने की आपको इस क्वेश्चन में। मैं नीचे वापस करके दिखाऊंगा वर्किंग में। फिर 1 से लेके 9 साल तक ध्यान देना, रिप्लेसमेंट ऑप्शन की एनपीवी देख रहे हैं हम, ठीक है। सो 1 से लेके 9 साल तक क्या होगा, 30,000 से सेविंग्स इन कॉस्ट, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, 30,000 से हमारी सेविंग्स होगी, यानी खर्चा कम हो गया। 30,000 से अगर खर्चा कम हुआ तो सर प्रॉफिट भी तो बढ़ गया ना नेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा, बढ़ जाएगा टैक्स। खर्चा कम होना यानी रेवेन्यू में से अगर खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ता है तो टैक्स देना पड़ता है। अब आपको मैं लिखा के दिखाता हूँ यहाँ पे। आपने कमाया मान लो 100 रुपये, उस पर खर्चा हुआ 20 रुपये का, तो आपका प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80, तो 50% के हिसाब से टैक्स कितना 40 आएगा। चलो मान लो आपका 100 रुपये का रेवेन्यू हुआ है और आपका खर्चा कम हो गया 10 रुपये से, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 90, तो आपका टैक्स कितना हो गया 45। तो आप अगर देखोगे तो खर्चा कम होने से टैक्स तो बढ़ गया। सो वही चीज़ यहाँ पे हम लेंगे, आफ्टर टैक्स फिगर लेंगे यहाँ पे 15,000, लेकिन ये है सर पूरे 9 साल तक। सो 10% का 9 साल का आपको एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6.11। अरे 10 क्यों लिया मैंने, इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने दिया 5.335, उन्होंने 8 ही साल का दिया आई थिंक। चलो वापस से एक बार कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5.335, और ये 9, 5.759। ठीक है, इन्होंने दिया बराबर है लेकिन हम अलग तरीके से कर रहे हैं। 5 मेमोरी रिकॉल अगर करूँ तो 5.759 आ रहा है। $86,385। ठीक है,
लेकिन इसमें ना सर हमने एक चीज़ नहीं ली है, वो जो हम अलग से ले रहे हैं अब इस क्वेश्चन में। आपने क्या क्या ले लिया सर? 1 से 9 तक का आपने न्यू मशीन ले, 0 टाइम का फैक्टर ले लिया, 1 से 9 तक का कॉस्ट में सेविंग ले लिया, लेकिन 1 से 9 तक का टैक्स सेविंग ऑन ये चीज़ समझो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं लिया आपने। ध्यान देंगे हम क्या निकाल रहे हैं कि अगर हमने रिप्लेस किया तो हमको फ़ायदा कितना होगा। तो आप ध्यान दो, आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू पहले थी 10,000 पर ईयर और अभी है 25,000 पर ईयर, यानी कि फ़र्क है 15,000 का। लेकिन डेप्रिसिएशन हमारे कोई काम का नहीं, हमारे काम का है उस पर होने वाली टैक्स सेविंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन सर नॉन कैश आइटम है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 50 7,500 इंटू 5.759, दैट्स 43,192। ठीक है, अब आई थिंक और कुछ बचा नहीं है इस कैलकुलेशन में। हाँ, आखिरी में सैल्वेज वैल्यू बची है ना हमारे पास। ठीक है, सो ये हो गया। अब 9th ईयर में ले लो इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू, यानी कि ओल्ड मशीन चलाते तो सैल्वेज वैल्यू कितनी और न्यू मशीन की सैल्वेज वैल्यू कितनी। 25,000 माइनस ओल्ड मशीन की सैल्वेज वैल्यू 0, यानी कि बचा कितना सर, 25,000। दैट इज़ 0.424 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स 10,600। अब आप कर लो टोटल। आई थिंक इसके अलावा और कोई कैश फ्लो बचा नहीं है। $1,80,000 हमारे गए, सॉरी 86,385 बच गए, 43,192 बच गए, 10,600 बच गए, माइनस 1,80,000, यानी कि आपकी एनपीवी जो है वो निगेटिव आ रही है 39,823, यानी आपने रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अब आपको इसमें कुछ डाउट आ रहे होंगे, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से कि हमने किया क्या है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, हमने सर पूरे क्वेश्चन में ये पता लगाया कि अगर हम ओल्ड मशीन से न्यू मशीन पे शिफ्ट होते हैं तो हमारे क्या क्या कैश फ्लोज होंगे, और उन सबको डिस्काउंटिंग करके 0 पॉइंट पे लेके आए हम। ठीक है, अब सबसे पहले ये डायग्राम देखो, जहाँ पे हम खड़े हैं वो ये पॉइंट है ब्लू वाला जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ, क्योंकि 6 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। इसका मतलब जो इसके पहले की 1,50,000 का खर्चा हमने किया था वो अब हमारे डिसीजन लेने के कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नई मशीन हम लेके आते हैं तो 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 का आउटफ्लो, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई। प्लस ओल्ड मशीन हम बेच देंगे 50,000 की। अब अगर हम ओल्ड मशीन बेचते हैं तो ओल्ड मशीन की एंट्री क्या होएगी। ठीक है, ध्यान दो, ये तो रफ में करके दिखाया था। ओल्ड मशीन की एंट्री क्या होएगी, ये तो मैंने खैर यहाँ पे लिख के बता ही दिया ना आपको कि आप कैश अकाउंट डेबिट मारोगे 50 से,
लॉस अकाउंट डेबिट मारोगे 40 से, और फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट है ये क्रेडिट मारोगे 90 से, क्योंकि 90 उसमें बुक्स में बैलेंस है। और ये 40 का जो नुकसान हो रहा है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज ही, और इस पर टैक्स सेविंग होगी आज ही, क्योंकि हम ये पुराने साल में बताएंगे। सो 20,000 का वो बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2,50,000 में से 50,000 आए प्लस 20,000 का भी बेनिफिट मिला, तो 1,80,000 हो गया सर। ठीक है, उसके बाद आप हर साल देखो हमारी 30,000 से कॉस्टिंग कम हो रही है, लेकिन आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, इसमें तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 15,000 हमने लिया क्योंकि 50% था। सो 15,000 लिया हमने, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर किया। इसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ओल्ड मशीन अगर चलाते तो 10,000 तो वैसे ही खर्चा था। न्यू मशीन अगर चला रहे तो 25,000 का, सॉरी, ओल्ड मशीन चला रहे तो 10,000 का डेप्रिसिएशन था, न्यू मशीन में 25,000 का डेप्रिसिएशन है। यानी कि नई मशीन में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15,000 से ज़्यादा है। तो उस पर टैक्स सेविंग 50% की, यानी कि 7,500। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम डिसीजन क्या लेंगे सर? डिसीजन ये लेंगे क्योंकि एनपीवी रिप्लेसमेंट की नेगेटिव आ रही है, वी शुड नॉट रिप्लेस द ओल्ड मशीन सिंस एनपीवी ऑफ replacement is negative, we should not replace the old machine। अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो हम अभी एक बार आंसर ज़रूर चेक कर लेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 50। देख लो, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। 39,822 की निगेटिव एनपीवी आ रही है। हमारी कितनी थी सर? 39,823। 1 रुपये का फर्क है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ डिसीजन। इन्होंने क्या डिसीजन लिया? सिंस द एनपीवी इज निगेटिव द ओल्ड मशीन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। दैट्स इट। दिस इज व्हाट द डिसीजन दैट वी हैव टेकन। इन्होंने थोड़ा अलग अलग तरीके से सॉल्व किया होगा, अपन ने थोड़ा अलग किया है। इनका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है आपको देखने के बाद में। अपन ने सेम, मतलब बहुत ही सिंपल 4 स्टेप में कहानी ख़त्म कर दी। जब सिंपल तरीके से किया जा सकता है तो वो ऑप्ट करो। समझने में, रिवाइज करने में, प्लस एग्जाम में लिखने में भी आपको टाइम कम लगेगा। सो दीज काइंड ऑफ मेथड शुड बी ऑप्टेड टू सेव द टाइम। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 57 तक है। आई होप इसमें हमको ज़्यादा सॉल्व करना ना पड़े कुछ भी, और हमको यानी कि क्लास में 57 बहुत इजी लग रहा है तो ये होमवर्क जा सकता है आपको। आई थिंक 56 वाला है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे वो दिख रहे हैं हमको, कैलकुलेशन क्वेश्चन बड़ा भी है। 55 आपको होमवर्क जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीटेड हैं। 54 देखना पड़ेगा, काइंड ऑफ होमवर्क। 53 हम ले सकते हैं यहाँ पे, 52 भी ले सकते हैं, 51 तो खैर ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, नहीं तो भी 2 लेक्चर में तो ये कैसे भी करके ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय।